बंधन अरेंज ब्राइड ऑफ सीईओ पार्ट 12। कमरे की हवा जैसे ठहर गई थी। वरदान के हाथ में वो फाइल कांप रही थी। आदित्य कुर्सी के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर अब किसी भी इमोशन की झलक नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी। उसने धीरे से गहरी सांस ली, जैसे अंदर का तूफान काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। वरदान ने हिचकते हुए कहा, सर, इसमें वो सारे डिटेल्स हैं उस लड़की के जिसे आपने। लेकिन आदित्य ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही फाइल उसके हाथों से झटक ली थी। एक पल को उसकी उंगलियां उस कवर पर ठहरी रहीं, फिर अगले ही सेकंड उसने पास रखे श्रेडर मशीन का बटन ऑन किया। कागज की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी। वरदान हक्का बक्का खड़ा रह गया था। फाइल के टुकड़े एक एक करके मशीन में समा रहे थे, जैसे आदित्य अपने अतीत के हर सबूत को निकल जाने पर उतारू हो। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज़ में बोला, मेरा आज सिर्फ कशिश है। उसकी आवाज़ में नरमी थी, पर हर शब्द में एक गूंज, एक चेतावनी छिपी हुई थी। मैं अब किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहता वरदान। अगर उसे उस लड़की को पैसों की ज़रूरत हो तो मदद कर देना, बस मेरे नाम से नहीं, और कोशिश करना उससे तुम ही मिलो। वरदान ने हल्का सा सिर झुकाया, यस सर। पर वरदान बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया था कि जिस लड़की को ढूंढने के लिए आदित्य ने इतनी मेहनत की थी और आज उसका नाम तक जानने की जहमत नहीं की थी। आदित्य की नज़र अब खिड़की की ओर थी। रात का शहर नीचे जगमगा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही एक चेहरा घूम रहा था, कशिश का। उसकी मासूम मुस्कान, उसकी नींद में कही वो बातें, आपके गुस्से से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है आदित्य। आदित्य ने अपनी आंखें बंद की, एक पल को अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे वो खुद अपने दिल की धड़कन को टटोलना चाहता हो। फिर धीमे स्वर में बोला, और वरदान? जी सर। वरदान सीधा खड़ा हो गया था। आदित्य ने ठंडी पर सटीक आवाज़ में कहा, डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा और डॉक्टर आरव महाजन के बीच क्या कनेक्शन है, इसका पता लगाओ, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। अगर उन्होंने कशिश को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है तो मुझे हर डिटेल चाहिए, हर एक कॉल, हर एक ईमेल, हर एक नाम। वरदान ने सिर झुकाया, अंडरस्टूड सर। आदित्य ने धीरे से अपने ब्लेजर उठाया, कॉलर ठीक की, जैसे खुद को फिर से अपने पुराने हार्टलेस रूप में ढाल रहा हो। वरदान के चेहरे पर हल्की सिरन दौड़ गई थी, क्योंकि वो जानता था जब आदित्य अग्निवंशी खामोश होता है तो कोई ना कोई तूफान उठता है, और इस बार उस तूफान के बीच में कशिश भी थी। वहीं दूसरी तरफ अग्निवंशी मैंशन के डाइनिंग टेबल पर सुकून और अपनापन एक साथ झलक रहे थे। सुनहरी झूमर की रोशनी में सब बैठे हुए थे। रविशंकर अग्निवंशी जी के सामने, उनकी प्यारी कशिश, उसके बगल में गौरी और परिवार के सभी लोग बैठे हुए थे। रविशंकर जी मुस्कुराकर बोले, देखो जरा, आज तो कशिश ने खुद डाइनिंग टेबल पर आने की हामी भरी है। लगता है आदित्य का असर है इस पर। वो भी बहुत कम डाइनिंग एरिया में सबके साथ खाना खाता है। सब हल्का सा हंस पड़े थे। कशिश ने भी जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर वो पुरानी रौनक नहीं थी। थोड़ी थकी हुई, थोड़ी बिखरी सी लग रही थी। कशिश को कहीं खोया हुआ देख गौरी ने उसकी प्लेट में खाना परोस दिया था, पर जैसे ही खाने की सुगंध हवा में फैली, उसी पर कशिश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने धीरे से नाना जी की ओर देखा। नाना जी, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, मुझे कुछ। फिर अचानक उसका दिल मचल गया था। वो कुर्सी से झटके से उठी और नाक के पास हाथ रखते हुए मुड़ गई थी। सुगंध अब उसे सुगंध नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई तेज असहनीय महक हो जो सीधा उसकी सांसों में उतर रही थी। कशिश बेटा, रविशंकर जी की आवाज़ में घबराहट थी। क्या हुआ, ठीक तो है ना तू? गौरी ने भी कुर्सी खिसकाई। अरे क्या हुआ कशिश? कशिश ने अपना सिर पकड़ लिया। आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा था। कुछ नहीं नाना जी, मैं ठीक हूँ। बस वो अपनी बात को भी पूरा नहीं कर पाई थी कि अचानक मुड़कर टेबल से दूर भागी। डाइनिंग हॉल से होती हुई सीधे ऊपर अपने कमरे की ओर दौड़ गई थी। उसके पीछे रविशंकर जी की चिंतित आवाज़ गूंजी, कशिश बेटा धीरे। पर कशिश ने किसी की नहीं सुनी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसकी हथेलियाँ अब भी हल्की काँप रही थी। कमरे तक पहुँचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और वॉशरूम की तरफ भागी। सिंक के पास झुककर उसने अपना चेहरा धोया। पानी की छींटों में उसकी सांसें फंसी हुई थीं। आईने में खुद को देखते ही वो ठिठक गई थी। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर थरथराती बेचैनी थी। धीरे से उसने दीवार का सहारा लिया और फुसफुसाई, मुझे ये क्या हो रहा है? वो नीचे फर्श पर बैठ गई थी। आंखों में अनकही थकान थी और दिल में कोई अनजाना डर। कुछ पलों के लिए कमरे में सिर्फ उसकी भारी सांसें और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। गौरी जल्दी से कुर्सी पीछे खिसकाते हुए उठी। नाना जी आप बैठिए, मैं देखती हूँ उसे। रविशंकर जी ने चिंतित नज़रों से ऊपर सीढ़ियों की ओर देखा। गौरी बेटा देखना, कहीं फिर से उसकी तबीयत। जी नाना जी। गौरी ने सिर झुकाया और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। पीछे से समर और आहना भी उठने लगे थे। दादाजी हम भी। पर गौरी ने पलटकर हाथ से इशारा किया, नहीं तुम लोग यहीं रहो। अगर वो हम सबको एक साथ देखेगी तो शायद घबरा जाएगी। मैं हूँ ना, देखती हूँ। उनके चेहरे पर सच्ची चिंता थी, लेकिन वे रुक गए थे क्योंकि गौरी की आवाज़ में एक अजीब सा भरोसा था। तभी जमुना आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद जल्द ही कशिश हमें खुशखबरी देने वाली है। रविशंकर जी और उदय जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। अगर ऐसी बात है जमुना, तो कशिश का ध्यान अच्छे से रखना, रविशंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। सीढ़ियों से ऊपर जाती गौरी के कदमों की आहट अब धीरे धीरे कमरे तक पहुंच रही थी। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था,
शायद जल्दबाजी में कशिश ने लगाना ही भूल गई थी। गौरी ने धीरे से दरवाज़ा धकेला। कमरे में सिर्फ बिखरी हुई रोशनी थी और वॉशरूम से पानी की टप-टप की आवाज़। कशिश, उसने धीमे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया था। जैसे ही उसने एक कदम भीतर बढ़ाया, वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और वहाँ फर्श पर झुकी हुई थी कशिश। उसके बाल चेहरे से चिपके हुए थे, हाथ दीवार पर टिके थे और लगातार उल्टियाँ हो रही थी। हे भगवान! गौरी दौड़कर उसके पास पहुंची। कशिश, क्या हुआ है तुझे? कशिश कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिर्फ हांफती हुई सांसें ही निकल रही थीं। गौरी ने जल्दी से उसे पकड़कर सहारा दिया। एक हाथ उसकी पीठ पर रखा। शांत हो जाओ, धीरे धीरे सांस लो। कशिश की आंखों में पानी भर आया था। मुझे नहीं पता, अचानक वो महक, और फिर वो फिर से झुक गई थी और गौरी ने तुरंत उसे संभाला। उसी वक्त नीचे पोर्च में गाड़ी के टायरों की आवाज़ गूंजी। आदित्य अग्निवंशी की ब्लैक मर्सिडीज तेजी से आकर रुकी थी। गाड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज़ और फिर उसके कदमों की भारी आहट पूरे मेंशन में फैल गई थी। रविशंकर जी और बाकी सब नीचे ही थे। आदित्य बेटा, कशिश की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, रविशंकर जी बोले। आदित्य की नज़र तुरंत ऊपर सीढ़ियों की ओर उठी। एक पल में उसके चेहरे का सख्त भाव गायब हो गया था। बिना कुछ कहे वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा था। गौरी अब तक कशिश के वॉशरूम से बाहर खींचकर बेड तक ले आई थी। थोड़ा पानी पी ले, वो बोली, लेकिन कशिश ने सिर झटक दिया था। नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसकी सांसें अब भी टूटी हुई थीं। गौरी ने उसके बालों को चेहरे से हटाया और कशिश के माथे को छुआ। तेज बुखार तो नहीं है, लेकिन तो बहुत कमज़ोर लग रही है। इतने में दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज़ आई। गौरी ने पलट कर देखा। दरवाजे पर आदित्य खड़ा हुआ था, ठंडी आंखों के पीछे छुपा हुआ तूफान। उसकी नज़र जैसे सीधे कशिश पर अटक गई थी। क्या हुआ इसे? उसकी आवाज़ भारी और तेज़ थी। गौरी ने जल्दी से कहा। अचानक डाइनिंग टेबल पर खाना देखते ही उल्टियाँ शुरू हो गईं, शायद खाने की महक से। आदित्य बिना कुछ बोले आगे बढ़ा। उसने पल भर में वॉशरूम से टॉवल उठाया और उसके चेहरे से पानी को पोंछने लगा था। सांस लो धीरे धीरे। उसका स्पर्श दृढ़ था, लेकिन आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। कशिश ने मुश्किल से उसकी ओर देखा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है आदित्य। आदित्य ने उसका सिर अपने कंधे पर रखा और गौरी की तरफ बिना देखे कहा, वरदान को बोलो कि डॉक्टर सिन्हा को कॉल करे अभी। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की इस हालत को देखकर उसकी रगों में डर दौड़ जाएगा। गौरी ने सिर हिलाया और फ़ोन उठाने के लिए बाहर निकली। अब कमरे में सिर्फ दो लोग थे, एक कशिश जो थकान और उलझन में थी, और दूसरा आदित्य जो अपने भीतर उठते डर को सख्ती के नकाब से छुपाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में वरदान डॉक्टर सिन्हा को लेकर आ गया था। डॉक्टर, जल्दी देखिए, इसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, गौरी ने चिंता भरे लहजे में कहा और खुद पीछे हट गई थी ताकि डॉक्टर अपनी जगह बना सके। डॉक्टर सिन्हा ने तुरंत अपना बैग खोला, स्टेथोस्कोप लगाया, फिर उसका ब्लड प्रेशर और पल्स चेक किया। डॉक्टर सिन्हा ने धीरे से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मिस्टर अग्निवंशी, लगता है फूड पॉइजनिंग का मामला है या फिर किसी चीज़ की गंध से रिएक्शन। आदित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों का तनाव कम नहीं हुआ था। क्या उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा? आदित्य ने पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाया, अभी नहीं, मैंने इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ दी हैं, इन्हें नींद आ जाएगी, थोड़ा आराम ज़रूरी है। गौरी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं पानी और मेडिसिन रख देती हूँ। आदित्य ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर वापस कशिश पर निगाह टिका ली थी। डॉक्टर सिन्हा ने इंजेक्शन लगाया। कशिश हल्की सी सिरन के साथ उसकी बाँह थामे रही थी। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। अब ये सो जाएंगी, डॉक्टर ने कहा। कोई स्ट्रेस मत दीजिएगा बस इन्हें, और अगर सुबह तक भी उल्टियाँ जारी रहें तो कॉल करिएगा। आदित्य ने सिर हिलाया, थैंक यू डॉक्टर। जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले, गौरी ने चुपचाप कशिश के माथे पर हाथ फेरा, फिर उठकर कमरे की लाइट धीमी कर दी थी। आदित्य अभी वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। कशिश की सांसें अब भी शांत थीं। आदित्य ने धीरे से उसकी हथेली अपनी उंगलियों में थामी। तुम ठीक हो जाओ बस, उसने धीमे से कहा, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। गौरी ने ये सुना पर कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुराई और बाहर निकल आई थी और सीढ़ियों से उतरते हुए आदित्य की बेचैनी के बारे में सोचने लगी थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे नहीं लगता कि आदित्य जीजू के दिल में कशिश के अलावा कोई और है। तकलीफ कशिश को हो रही थी और जान आदित्य जीजू की निकल रही थी। मुझे लग रहा है कशिश को कोई गलतफहमी हुई है। नीचे पोर्च में रात के 11:30 बज चुके थे। गौरी को छोड़ने के लिए वरदान अपनी कार निकाल चुका था। गौरी थोड़ी थकी हुई पर भीतर से राहत महसूस कर रही थी कि कशिश अब ठीक है। जैसे ही वो कार में बैठी, वरदान मुस्कुराया, तो मिस गौरी, आज तो किस्मत ने भी टीम वर्क दिखाई दिया। गौरी ने भौएं उठाई, मतलब? वरदान ने हल्के अंदाज में कहा, किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। गौरी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वरदान हंसते हुए बोला, आज आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिल ही गया। गौरी हल्के से मुस्कुराई, बस नंबर ही मिला है तो ज़्यादा ख्वाब मत देख लीजिएगा। वरदान ने नकली गंभीरता से सिर झुकाया, जी मैम, पर एक नंबर से बहुत कुछ शुरू भी हो सकता है। गौरी ने सिर हिलाया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अगर आपकी शायरी यहीं ख़त्म हो जाए तो मैं उतर सकती हूँ। और कार का दरवाज़ा खोलकर चली गई थी और वरदान उसे जाते हुए
बहुत ही हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ रात की ठंडी हवा में अग्निवंशी मैंशन की रोशनी अब भी जल रही थी। वो कमरा जहाँ कशिश अब चैन से सो रही थी, और वो शख्स जो पहली बार किसी के दर्द से खुद कांप उठा था, आदित्य अग्निवंशी, बेड पर बैठा हुआ था। लैपटॉप उसकी गोद पर रखा हुआ था। स्क्रीन पर आर्यन मल्होत्रा के नाम से खुली ढेरों फाइलें, मेडिकल रिकॉर्ड्स और कुछ पुरानी न्यूज़ आर्टिकल झिलमिला रहे थे। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी, पर नजरें बीच बीच में कशिश पर टिक रही थी, जो उसके बाईं ओर तकिए में मुंह छुपाए सो रही थी। कशिश के चेहरे पर अब शांति थी, वही चेहरा जो कुछ घंटे पहले दर्द से तड़प रहा था, अब मासूम सी नींद में ढल चुका था। आदित्य ने गहरी सांस ली और स्क्रीन पर आर्यन के फोटो पर नजर टिकाई। तुम्हारा असल मोटिव ज़्यादा देर तक छुपेगा नहीं, वह बुदबुदाया। उसी पल में उसे अपनी कमर के इर्द गिर्द एक मुलायम सी हरकत महसूस हुई। कशिश ने करवट बदली थी और नींद में ही अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली थी। आदित्य ठिठक गया था, फिर होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई थी, वो मुस्कान जो उसने शायद सदियों बाद महसूस की थी। उसने धीरे से लैपटॉप बंद किया, साइड टेबल पर रख दिया था और एक पल के लिए बस उसे देखा, जैसे सारी दुनिया उसी की सांसों में समा गई हो। कशिश की सांसें उसकी शर्ट के कपड़ों को छूती हुई चल रही थी। आदित्य ने झुककर उसके माथे पर हल्का सा किस किया, बेहद सावधानी से, जैसे किसी नाजुक चीज़ को छू रहा हो। सो जाओ मिसेस अग्निवंशी, वो फुसफुसाया। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गई थी। कशिश हल्का सा कुनमुनाई, पर फिर उसी के सीने से सटकर सो गई थी। आदित्य ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें कस ली थीं और कमरे की हल्की रोशनी में बस उनके बीच की सांसों की लय गूंजने लगी थी। बाहर रात खामोश थी, पर उनके बीच कुछ अनकहा एहसास गहरा रहा था। अगली सुबह की हल्की सुनहरी किरणें पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। कमरे में अब भी नींद की मिठास घुली हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी 8 बजा रही थी। कशिश धीरे धीरे जागी। नींद और हकीकत के बीच की उस मुलायम लकीर पर उसकी पलकों ने कुछ बार झपकते हुए देखा कि वो किसी गर्म सुकून भरी जगह पर थी। एक पल बाद उसे एहसास हुआ कि उसका सिर आदित्य के सीने पर टिका हुआ है और उसकी बाहें अब भी उसे उसी तरह लिपटी हुई थी जैसे रात को थी। उसका दिल एक पल को थमसा गया था। आदित्य की सांसें उसके माथे से टकरा रही थी, गहरी, स्थिर और अनजाने में उसे अपनी गिरफ्त में लेती हुई। कशिश ने धीरे से उठने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हल्का सा हिलने की कोशिश की, आदित्य ने नींद में ही अपनी पकड़ और कस दी थी। अब उसका चेहरा लगभग उसके गले से सट चुका था। आदित्य, वो बहुत धीरे से बुदबुदाई, पर सामने वाले के कानों तक वो फुसफुसाहट भी एक मीठे दर्द की तरह पहुंच रही थी। उसने फिर से हिलने की कोशिश की और इस बार आदित्य की बाहों की पकड़ और मजबूत हो गई थी। वो सोते हुए भी जैसे उसे जाने नहीं देना चाहता था। कशिश का चेहरा उसके कंधे से टकराया और एक पल को उसकी सांसें अटक गई थीं। अगले ही पल उसके होठ अनजाने में ही आदित्य की गर्दन को छू गए थे। वो ठिठक गई थी, जैसे किसी ने उसकी रगों में बिजली दौड़ा दी हो। उसी छुअन के साथ कुछ यादें झिलमिला उठी थी। वो रात जब उसने मधोशी में डूबकर आदित्य की गर्दन पर अपने होठ रख दिए थे। वो पल जब आदित्य ने उसकी कलाई थामकर धीमी आवाज़ में कहा था, मिसेस अग्निवंशी, एक बार मैंने कंट्रोल खो दिया तो आप बहुत पछताएंगी। कशिश की सांसें तेज हो गई थीं और चेहरा गर्म पड़ गया था, जैसे पूरी सुबह उसके गालों में उतर आई हो। उसने खुद को धीरे से छुड़ाने की कोशिश की, पर इस बार आदित्य ने आंखें खोले बिना नींद में ही मुस्कुराया। इतनी जल्दी भाग रही हूँ मिसेस अग्निवंशी, अब तबीयत कैसी है आपकी? वो नींद भरी आवाज़ में बुदबुदाया। कशिश एकदम सन रह गई थी। आप जाग रहे हैं? आदित्य ने आधी नींद में भी मुस्कुराते हुए कहा। अब कौन सो सकता है भला जब कोई इतनी मेहनत से भागने की कोशिश करे। कशिश का चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। उसने फौरन अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया था। आदित्य ने हल्के से हंसते हुए उसकी पीठ पर हाथ रखा। रिलैक्स, इतनी घबरा क्यों रही हो? आदित्य ने शर्म से कांपते हुए उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा। कशिश ने हड़बड़ाकर उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की। आदित्य, छोड़िए ना प्लीज़, कोई आ जाएगा, देखिए ना दरवाज़ा भी लॉक नहीं है। आदित्य ने आंखें खोले बिना मुस्कुराया। आने दो तो, वैसे भी सबको पता ही है। आदित्य ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा। होठों पर वही शरारती मुस्कान थी। कशिश ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा कि क्या पता है? आदित्य ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, बस यही कि मिसेस अग्निवंशी की हर सुबह उनके पति के मॉर्निंग किस्से शुरू होती हैं। आप ना, वो तो मैंने झूठ बोला था। कशिश ने हड़बड़ाकर कहा और अपना मुँह छुपाने के लिए तकिया उठाने लगी थी, पर आदित्य ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया था। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, बताओ तबीयत कैसी है? कशिश ने होठ भींचे। ठीक हूँ, बस आप मुझे जाने दीजिए। आदित्य झूठी गंभीरता से बोला। इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगी? मॉर्निंग किस तो अभी बाकी है ना? क्या? कशिश की सांसें अटक गई थी। आपको शर्म नहीं आ रही? आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे की चर आवाज़ आई
और दोनों के चेहरे एक साथ पलटे और सामने खड़े थे रविशंकर अग्निवंशी। लेकिन अभी वो पूरी तरह से दरवाज़ा खोल नहीं पाए थे। एक पल को समय जैसे थम गया था। कशिश की आंखें फटी रह गई थीं। उसने घबराहट में आदित्य को जोर से धक्का दे दिया। धड़ाम। आदित्य सीधा फर्श पर जा गिरा था और रविशंकर जी अंदर आ चुके थे। उन्होंने अंदर आते ही हैरानी से पूछा, आदित्य बेटा, यह क्या हुआ? नीचे कैसे गिर गए? कशिश ने बिजली की तरह तकिया सीधा किया, बाल कान के पीछे किए और बेहद मासूमियत से बोली, वो नाना जी शायद नींद में करवट लेते हुए गिर गए थे। रविशंकर जी ने फिक्र से कहा, ओहो आदित्य बेटा, ध्यान रखा करो, इतनी भी उम्र नहीं हुई अभी कि बिस्तर से गिरने लगे। कशिश ने होठ बीचकर हंसी रोकने की कोशिश की। आदित्य ज़मीन से उठते हुए बस इतना बोला, जी, बस स्पीड बहुत तेज थी धकेलने की। क्या? रविशंकर जी ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं नाना जी। कशिश फौरन बोली, आप बैठिए ना नाना जी। रविशंकर जी पास आकर बेड पर बैठ गए थे। कशिश के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, अब कैसी तबीयत है बेटा? कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक हूँ नाना जी, आपके आशीर्वाद से। बस यही सुनना था मुझे, उन्होंने स्नेह से कहा और उठने लगे थे। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। आदित्य तौलिए से बाल पहुँचते हुए बाहर आ गया था, चेहरे पर बनावटी सुकून और भीतर हल्की झुंझलाहट लिए हुए था। रविशंकर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगली बार थोड़ी सावधानी रखना, गिरना अच्छी बात नहीं होती। आदित्य ने आधी मुस्कान दी। जी दादाजी, अब से कोशिश करूँगा सिर्फ कशिश पर ही गिरने की, या उसे अपने ऊपर। उसने एक तिरछी मुस्कान करते हुए कहा। कशिश ने उसे घूरा और रविशंकर जी ने भुएं सिकोड़ी। क्या कहा बेटा? मेरा मतलब है दादाजी, कशिश की तबीयत पर नजर रखूंगा, आदित्य झट से बोला। कशिश ने शर्म से तकिया मुंह पर रख लिया था और रविशंकर जी कमरे से बाहर चले गए थे और कशिश भी बेड से अपना दुपट्टा लेते हुए खड़ी हो गई थी। कमरा अभी भी उसी हल्के मजाक और शर्म से भरे माहौल में था। आदित्य वरदान के कॉल आने की वजह से बालकनी में चला गया था। कशिश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई थी, मगर आदित्य की छुअन का एहसास उसके जिस्म में सिहरन बनकर दौड़ रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते ही कशिश का चेहरा लाल पड़ गया था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर उसके दिल की धड़कन थी कि और बढ़ती ही जा रही थी। कशिश का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसे उस पल की आदित्य की डायरी याद आ गई थी, वो पन्ना जिसमें उसने लिखा था कि उसके दिल में कोई और है। कशिश बाथरूम से बाहर आई तो कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। उसने एक ऑफ वाइट रंग का फ्रॉक सूट पहन रखा था, हल्का सादा लेकिन उतना ही खूबसूरत। उसके गीले बाल कंधों से लगकर पीठ तक जा रहे थे। आईने के सामने खड़े होकर उसने धीरे धीरे बाल सुलझाने शुरू किए। आईने में दिखती अपनी परछाई को देखकर एक पल के लिए वो मुस्कुराई और फिर वही मुस्कान हल्के से फीकी पड़ गई थी, क्योंकि उसके मन में आदित्य की डायरी के वो पन्ने घूम रहे थे। वो ठिठक गई थी। ब्रश उसके हाथ से गिरा और उसने गहरी सांस ली और ख़ुद को समझाया कि आदित्य नाना जी को खुश दिखने के लिए बस मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बार बार वाइब्रेट होने लगा था। टेबल पर पड़ा फ़ोन लगातार बज रहा था। स्क्रीन पर रोनित कॉलिंग चमक रहा था। कशिश ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने वो फ़ोन उठा लिया था। आदित्य, वो बालकनी से अभी ही लौटा था, लेकिन चेहरा अब शांत नहीं था, बल्कि गुस्से और दर्द के बीच झूल रहा था। उसके चेहरे की शांति जैसे किसी पल में बुझ गई थी। कुछ था जो उसके भीतर से फटने को था जब उसने रोनित के अल्फाजों को सुना था। उसकी नज़रें कुछ पल स्क्रीन पर टिकी रहीं और फिर उसने बिना कुछ कहे फ़ोन ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा था। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए थे। कशिश चौंक कर पीछे हटी। आदित्य, आपने ये क्या किया? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। आवाज़ में एक अजीब सी दर्द भरी सिरन थी। तुमने डाइवोर्स पेपर तैयार करवाए हैं? कशिश ने घबरा कर कहा। आपको हक नहीं है ऐसे मेरा फ़ोन तोड़ने का। आदित्य मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान ठंडी थी। हक? उसने धीमे से कहा, तुम्हारे नाम के आगे जो मिसेस जुड़ा है वो बस नाम का नहीं है कशिश। वो उसके बेहद नज़दीक आ गया था। कॉल करने वाला रोनित था ना, वही जिससे तुम डाइवोर्स के बाद बात करने वाली हो। कशिश का चेहरा सख्त हुआ, आंखें भीग गई थी। मैं किसी से क्या बात करूं? ये मेरा पर्सनल मैटर है। और हाँ, मुझे चाहिए आपसे डिवोर्स, क्योंकि मैं अब और इस ज़बरदस्ती और मजबूरी के रिश्ते में नहीं रहना चाहती। मेरा दम घुटता है। ये शब्द सुनते ही आदित्य की सांसें जैसे रुक सी गई थीं। वो पल भर तक उसे देखता रहा, जैसे किसी ने उसके सीने से सांसें खींच ली हों। फिर अचानक हंसा, बहुत हल्के टूटे हुए लहजे में। डाइवोर्स? उसने दोहराया। तुम सोचती हो ये इतना आसान है? कशिश कुछ कहने ही वाली थी कि आदित्य ने उसके गाल के पास झुककर धीमे से कहा,
मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, समझी तुम? उसकी आवाज़ में वो ठंडापन था जो प्यार से ज़्यादा जुनून में होता है। उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि कशिश डर के मारे पीछे हट गई थी। आदित्य, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो उसकी तरफ झुकते हुए जहर घोली आवाज़ में बोला, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता कशिश। उसकी नज़रों में जलन, दर्द और जुनून तीनों एक साथ थे। आदित्य का चेहरा अब कशिश के बिल्कुल पास था, इतना कि कशिश उसकी आंखों में वो सुलगता हुआ तूफान साफ देख सकती थी। उसने झट से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल आदित्य ने उसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार से टिका दिए थे। उसकी उंगलियां कशिश की कलाई पर कस गई थी, ना इतनी जोर से कि चोट पहुंचे और ना इतनी हल्की कि वो निकल सके। उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं, आग थी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा? हाँ? हर शब्द दीवार से टकरा कर गूंज रहा था। कशिश की सांसें तेज थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, क्योंकि आप मुझे दिल से पसंद नहीं करते आदित्य। आदित्य की नसें उसकी आंखों में अटक गई थी। आपके दिल में कोई और है। उसके ये शब्द जैसे आग में तेल डाल गए थे। आदित्य ने दांत भींचते हुए कहा, और ऐसा किसने कहा तुमसे? उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि कशिश का दिल कांप उठा था। वो उसकी आंखों में जलन, तड़प और गुस्सा एक साथ देख रही थी। वो नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तड़प थी जिसे कशिश के लफ्ज़ों ने उसके दिल को छलनी कर दिया हो। कशिश ने धीरे से कहा, वो आपकी डायरी। बस इतना ही सुना था कि आदित्य ने झटके से उसके हाथ छोड़े और अलमारी की तरफ गया, लॉकर खोला, अंदर से डायरी निकाली। वो वही डायरी थी जिसमें कशिश ने वो लाइनें पढ़ी थीं। उसने डायरी जोर से उसके सामने फेंक दी थी। पन्ने हवा में बिखर गए थे, जैसे कोई रिश्ता टूट कर उड़ गया हो। आज तुमने साबित कर दिया ना। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे एहसास दिला दिया कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसने थूक निगलते हुए कहा, नहीं आता मुझे प्यार करना। नहीं पता कि इजहार कैसे किया जाता है, पर एक बात क्लियरली सुन लो मिसेस अग्निवंशी। वो एक कदम आगे बढ़ा। आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ सच्चे दर्द में होती है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं। और हाँ, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम तुमने इस डायरी को पूरा पढ़ लिया होता। कशिश ने कुछ कहने को मुंह खोला, पर उससे पहले ही आदित्य ने उसका हाथ झटका, इतनी बेरुखी से जैसे अब उसे नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं बची हो। वो पलटा और बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया था। दरवाज़ा इतनी जोर से बंद हुआ था कि पूरा कमरा थर्रा उठा था। कशिश वहीं खड़ी रह गई थी। सामने बिखरे पन्नों में एक डायरी का टुकड़ा उसके पाँव के पास आकर गिरा, जिसमें लिखा हुआ था, कभी कभी प्यार बोलकर जताया नहीं जाता, बल्कि उसे महसूस किया जाता है। और जब कशिश मेरे आसपास होती है तो मेरी नज़रें उससे हटना ही नहीं चाहती। क्या यह प्यार है? उसने कांपते हाथों से वो पन्ना उठाया। कशिश ने कांपती उंगलियों से वो मुड़ा थोड़ा पन्ना खोला। उसकी स्याही थोड़ी फैली हुई थी, जिसे लिखते वक्त किसी ने बहुत कुछ दबा लिया हो, लेकिन दिल फिर भी कागज़ पर उतर आया हो। उसकी नज़र उन शब्दों पर ठहर गई थी। कशिश की सांसें जैसे वहीं अटक गई थी। पन्ने के नीचे कुछ और लिखा था, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, जिसे जल्दी में या गुस्से में किसी के बाद लिखा गया हो। उस रात दिवाली की जगमगाहट में जब उसने अपनी चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा था, उस एक नज़र में मैंने खुद को खो दिया था। मुझे तब समझ आया कि वो लड़की मेरे दिल को किस हद तक धड़कने पर मजबूर कर सकती है। मैं नहीं जानता था कि प्यार इतना शांत भी हो सकता है, इतना खामोश कि कोई महसूस भी ना करे और फिर भी सब कुछ बदल जाए। कशिश की आंखें नम हो गई थी। उसने और पन्नों को पलटा। पीछे भी कुछ लिखा हुआ था। मैं तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझता था, पर अब लगता है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। कशिश की आंखों से आंसू अब कागज़ पे गिरने लगे थे। हर शब्द जैसे उसके दिल में उतर रहा था। वो वही बातें थीं जो आदित्य ने कभी ज़ुबान से नहीं कही थी, पर उसकी नज़रों, उसके खामोश स्पर्शों में हमेशा महसूस हुई थी। उसने धीरे धीरे डायरी के बाकी हिस्से खोले। हर पन्ना उसी के नाम का था। कहीं लिखा था, वो हंसती है तो जैसे मेरा दिल धड़कना ही भूल जाता है, और वो रोती है तो जैसे किसी ने मेरी सांसें छीन ली हों। मुझे डर था, अगर मैंने उसे दिवाली की रात नहीं बताया होता कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो शायद मेरा दिल धड़कना ही बंद कर देता। कशिश की उंगलियां पन्नों पर फिसलती रही थीं। हर लाइन, हर शब्द जैसे आदित्य के दिल की परतें खोल रहा था। वो फर्श पर बैठ गई थी,
बिखरे पन्नों के बीच, और बुदबुदाई, तो यही था जो आपने मुझसे हमेशा छुपाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आप भी मुझसे प्यार करते थे आदित्य, पर कहा क्यों नहीं। उस वक्त कमरे की खामोशी इतनी भारी थी कि उसके आंसू भी उसमें घुल गए थे। बाहर बालकनी में हवा चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ बाहर की मध्यम रोशनी में एम्बर कलर का विस्की ग्लास चमक रहा था। कुर्सी पर पीछे टिके बैठे थे डॉक्टर आरव महाजन, आंखों में वही सर चमक जो किसी शिकारी की नज़र में होती है। उनके सामने बैठी थी तारा, लाल ड्रेस में, बाल हल्के खुले हुए थे, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तो एक और गेम खत्म, नयनतारा ने ठंडी आवाज़ में पूछा। आरव ने हंसी दबाते हुए गिलास उठाया। गेम खत्म नहीं हुआ है तारा, अभी तो असली चाल चली है। तारा ने भौहें चढ़ाई। लेकिन एक बात समझ नहीं आई डॉक्टर। वो झुकी, मेज़ पर अपनी कोहनी टिकाते हुए बोली, डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा, वो तो आपके सबसे बड़े राइवल है ना, तो फिर कशिश की सर्जरी के लिए आपने उन्हें क्यों चुना। आरव की हंसी इस बार जोर से फूट पड़ी थी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द नहीं सिर्फ जहर था। वो आगे झुका और धीरे से बोला, क्योंकि मुझे उससे सिर्फ एक बदला नहीं चाहिए था, मुझे उसकी बर्बादी देखनी थी। उसने ग्लास टेबल पर रखा, बर्फ की झनकार गूंज उठी थी। सोचो, वो आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये जानने में लगा दी हो कि उसके और नंदिनी के प्यार की निशानी कहाँ है। उसे लगता था कि उसने अपनी बेटी को दुनिया में लाने से पहले ही खो दिया, पर मैंने उसे बताया है कि उसकी और नंदिनी की आखिरी निशानी अब भी जिंदा है, और जाने अनजाने अब वो उसे खो भी देगा। तारा की आंखें फैल गई थीं। मतलब? आरव ने उसके होठों पर उंगली रखी, फिर मुस्कुराया। वो तो अब तक नहीं जानता कि कशिश ही उसकी अपनी बेटी है। तारा ने झटके से उसकी तरफ देखा। क्या तुमने यह सब पहले से प्लान किया था? आरव की नज़रों में पागलपन की झलक थी। हाँ, वो नंदिनी जिस पर मैं मरता था, जिसे पाने के लिए मैंने दुनिया के सारे हथकंडे अपनाए थे, वो चली गई उसके साथ डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा, उस सीधे साधे अमीर लड़के के पास। उसने मेज़ पर हाथ पटका। वो सोचती थी कि प्यार से सब जीत लेगी। मुझे लगा अगर मैं उसे अपने प्यार के जाल में बांध लूँ तो उसके जरिए अग्निवंशी एम्पायर पर मेरा हक बनेगा। पर नंदिनी तो बेवकूफ़ थी। वो तो अपने बाप की सारी दौलत ठुकराकर आर्यन के साथ चली गई थी। उसकी आवाज़ में अब सर्द जहर था। तारा ने हैरानी से पूछा, तो वो आप नहीं थे? नहीं, मैंने बस उन दोनों को हलाक किया था और मिस्टर अग्निवंशी के सामने अपने आप को बेगुनाह और आर्यन को उनकी बेटी का मुजरिम बना दिया था। मैंने नंदिनी को कहा था कि आर्यन मल्होत्रा उसे धोखा दे रहा है, और आर्यन को अपनी और नंदिनी की दोस्ती को कुछ और ही दिखाया था। और जब वो मरी तो मैंने उसकी मौत को अपनी जीत बना लिया। तारा धीमी आवाज़ में बोली, तुम्हारे पास उस रात के सबूत हैं जब नंदिनी आंटी का एक्सीडेंट हुआ था? आरव की आंखों में दानवी चमक लौट आई थी। वो मुस्कुराया। वीडियो है मेरे पास, नंदिनी और आर्यन का वो वीडियो जो मैंने खुद रिकॉर्ड करवाया था। उसने सिगरेट सुलगाई। आर्यन तो आज तक नहीं जान पाया कि उसे नंदिनी के केस में मैंने फंसाया था। वो वही आदमी है जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मेरे ही प्लान में फंस रहा है। तारा उसकी तरफ झुकी। और अगर सर्जरी में कुछ उल्टा हुआ तो? आरव ने धुएं का छल्ला बनाया। तो आर्यन मल्होत्रा अपनी बेटी को ऑपरेट करते हुए खो देगा। वो हंसा, और उसके बाद जिंदगी भर स्पेक्टर भी नहीं उठा पाएगा। वो नहीं जानता कि कशिश उसकी बेटी है। वो कशिश को नंदिनी की बेवफाई का सबूत मानता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य की उंगलियां स्टीयरिंग पर इतनी कसकर जमी हुई थी कि नाखून उसकी हथेली में घुस रहे थे। उसे कशिश की डाइवोर्स लेने वाली बात ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। कार में सैड म्यूजिक की धीमी धुन चल रही थी, पर उसके कानों तक सिर्फ एक ही आवाज़ पहुंच रही थी, मेरा दम घुटता है इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। उसने गहरी सांस लेकर डैशबोर्ड से फ़ोन उठाया। प्रधान का मैसेज था। आदित्य के दिल की धड़कन, जो पहले से ही तेज़ी पर थी, अचानक और भी तेज़ हो गई थी। उसकी उंगलियां कपकपाईं। उसने स्क्रीन स्लाइड की। आर्यन मल्होत्रा ने कल कशिश के साथ मीटिंग की थी। मैसेज पढ़ते ही आदित्य के अंदर कुछ टूटने लगा था। मीटिंग? कशिश? उन दो शब्दों ने उसे ऐसे झकझोड़ा कि उसे 19 साल पहले नंदिनी का बेबस चेहरा याद आ गया था, जब उन्होंने रविशंकर जी से कहा था, मेरी बेटी जिंदा है, उसे ज़रूर ढूंढ लेना पापा। उसकी सांसें तेज़ हो गई थीं।
उसने अनायास ही ब्रेक दबाने की कोशिश की, पर उसके हाथों से स्टीयरिंग फिसल गया था। सांसों के बीच एक अजीब सा एहसास फैल गया था, जैसे हवा ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया हो। सड़क पर आगे एक तेज मोड़ था और बाईं ओर डिवाइडर की ठंडी बेरहम सीमाएं जैसे किसी इंतजार में खड़ी हों। उसने जोर से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा, पर हाथों का कंट्रोल वापस नहीं आया था, जैसे किसी ने उसके हाथों की ताकत को ही खींच लिया हो। और अगले ही पल उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी और सर डैशबोर्ड से टकरा गया था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।